हमारा टॉपिक है तीसरा, पृथ्वीराज। हमने पढ़ा कुछ और पढ़ रहे हैं हम पृथ्वीराज थर्ड। पूरा पढ़ लेते हैं। लास्ट की जो वीडियो है उसमें पृथ्वीराज चौहान हमने रह गया था, तो पूरा ही पढ़ेंगे। पृथ्वीराज थर्ड। शासनकाल है 1177 से और 1192 ईस्वी तक। मैंने बता दिया था, फिर भी लिख लेते हैं एक बार। इनके पिता का नाम था सोमेश्वर, माता का नाम था कर्पूरी देवी और सेनापति का नाम था भुवनमल और इनका जो संरक्षक था या मुख्यमंत्री वो था कैमास या कैलाश या कदम्बवास। नाना का नाम था अनंगपाल तोमर। उपाधियां हैं राय पिथौरा, दलपोंगल और विश्व विजेता, ये इनकी उपाधियां हैं। और इनके बाद में अब पढ़ते हैं हम इनकी घटना को। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था अहिलपाटन में, और अहिलपाटन है आपका गुजरात में। 1166 को हुआ था और गद्दी पर बैठे थे 1177 में। तो जब गद्दी पर बैठे थे तो गद्दी पर बैठते समय इनकी आयु थी, गद्दी पर बैठते समय आयु 11 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे थे। अब जब गद्दी पर बैठे थे तो इनके सामने समस्याएं थी बहुत ज्यादा। इनके जो चाचा थे वो इनको मानते नहीं थे। तो अब देखिए क्या होता है। गद्दी पर बैठ गए। इनके जो नाना थे अनंगपाल तोमर, वो कहाँ के थे? वो दिल्ली के थे। दिल्ली के तोमर वंश के शासक थे। उनके कोई लड़का नहीं था। तो मैंने आपको वहां तक तो खैर बता ही दिया है। अब देखिए तो इनके समकालीन और कौन कौन से राजा थे भारत के अंदर अगर देखते हैं तो ये लीजिए साहब, भारत के अंदर राजा में बना देते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं इनको, फिर हम इनका पूरा वर्णन पढ़ेंगे। यहाँ कन्नौज पड़ता है, यहाँ दिल्ली। दिल्ली में था अनंगपाल तोमर। दिल्ली में अनंगपाल तोमर। कन्नौज यहाँ बना देते हैं। कन्नौज यूपी में जयचंद गहड़वाल। महोबा यूपी परमार्दी देव चंदेल। गुजरात में भीम सेकंड या मूलराज सेकंड, ये थे। और हमारा जो अजमेर है यहाँ पर थे पृथ्वीराज। अब देखिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ छोटा सा युद्ध, फिर वहां चलेंगे। जब ये गद्दी पे बैठे थे तो इनके चाचा थे नागार्जुन सुरजन और अपरगाम में। उन्होंने इनका विरोध किया था, तो इनको राजा नहीं मान रहे थे। तो इन्होंने गद्दी पे बैठने के तुरंत बाद एक युद्ध लड़ा था। अच्छा देखिए एक चीज और ध्यान रखना, इनकी जो माता थी वो इनकी संरक्षिका भी है, ठीक है ना। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत की पहली हिंदू महिला शासिका तो कर्पूरी देवी। और एक क्वेश्चन और आता है, भारत की पहली सुल्तान कौन थी? तो रजिया सुल्तान। और भारत की पहली हिंदू महिला शासिका पूछता है तो आप कर्पूरी देवी कर देंगे, क्योंकि 10 वर्ष का जो ये 11 वर्ष की स्थिति है, ये 11 वर्ष का लड़का जो पृथ्वीराज थर्ड है वो शासन नहीं चला सकता, इसलिए इनका संरक्षक कर रही थी इनकी मम्मी। और इनके संरक्षण करता थे इन्हीं के मुख्यमंत्री कैलाश कैमास या कदम्बास, जिन्होंने नागौर के दुर्ग का निर्माण करवाया था।
अब देखिए, तो चाचा हैं इनके, विरोधी हैं, वो विरोधी में लिख देता हूँ यहाँ पर, विरोधी वो इनके ही चाचा हैं। एक का नाम नागार्जुन है, एक का नाम सुरजन है और एक का नाम अपरगाम्य है। ये नहीं मानते हैं कि पृथ्वीराज गद्दी पर बैठना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है। तो हम सबसे पहले युद्ध लड़ेंगे पहला। अच्छा, तो 1177 में बैठे, 1178 में क्या करें, एक युद्ध लड़ें। तो अपने गुरुजी का मतलब याद रखने ट्रिक के माध्यम से, इनके जो गुरुजी थे, कहने का मतलब इनका जो संरक्षण करते हैं वो कौन है, कैलाश। वो पहला युद्ध था और वो गुरुजी के नेतृत्व में लड़ा गया था, कैमास के नेतृत्व में, इसलिए उस युद्ध का नाम है गुरुग्राम औलिक गुड़गांव युद्ध। गुड़गांव युद्ध ये कब लड़ा है, 1177 में गद्दी पर बैठे थे, तुरंत 1178 में इन्होंने एक युद्ध लड़ा था। ये युद्ध हुआ है किस किस के बीच में, पृथ्वीराज धड़ वर्सेस नागार्जुन, सुरजन और अपरगाम्य के बीच में। अपरगाम्य और नागार्जुन और सुरजन, इसके बीच में ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध में विजय हो जाती है किसकी, पृथ्वीराज धड़ इसमें जीत जाता है। यहाँ तक का क्लियर मामला, ये हमारे सारे काम आने वाले हैं पूरे। अब देखिए, हम गद्दी पे बैठे हुए थे, अब हमारे जो नाना हैं वो कहाँ पर है पृथ्वीराज के, दिल्ली में। एक चीज और ध्यान रखना, पृथ्वीराज धड़ का जो मौसी का लड़का था वो था जयचंद गढ़वाल, इसके भी नाना कहाँ है, दिल्ली में। दोनों का नाना एक अनंगपाल तोमर, लेकिन एक स्थिति है, जयचंद गढ़वाल की आदत थोड़ी सी इधर उधर लगाने की थी, पृथ्वीराज चौहान को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। तो अब पृथ्वीराज चौहान और पहला युद्ध जीत लेते हैं और अपने विरोधियों को, अपने ही परिवार वालों को और युद्ध में हरा देते हैं और अब अजमेर पर पूरा उनका साम्राज्य चलता है। अब यही चीज देखना चाहता था अनंगपाल तोमर की, मेरे जो दोनों लड़की के पुत्र हैं वो नमासे जो हैं उनमें से कौन सा शक्तिशाली रहेगा। तो पृथ्वीराज बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है, जबकि जयचंद गढ़वाल की जो आदत थी वो थोड़ी चुगली करने की थी। तो ये बहुत अच्छा शासक उसको लगा और उसने दिल्ली का साम्राज्य भी किसको दे दिया, इस पृथ्वीराज को दे दिया। इस बात की जलन कैसे हुई, जयचंद गढ़वाल को होती है, क्यों हुई थी, उसको पढ़ रहे हम। अब देखिए, हम देखते हैं अगला स्टेप पढ़ते हैं इसमें। तो पूरी चीजों को देखना होगा। देखिए, ये हमारा भारत देश, मान लेते हैं ऐसे, यहां से एक नदी निकलती है सतलज, और सतलज नदी के इस पार एक जाति रहती थी, उस जाति का नाम था भंडानक। क्या नाम था, भंडानक। पढ़ रहे हम पृथ्वीराज धड़, ठीक है भाई, ये हमारा हेडिंग है। तो भंडानक जाति थी, इसका काम था लूटपाट करना, ये लूटपाट का काम करती थी। अब हमारे पास में और हमारा दे रखा है हमको, ये हम दिल्ली मान लेते हैं और ये हम यहाँ पर हमारा अजमेर मान लेते हैं, ये हमारा अजमेर रहा। तो अब देखिए होता क्या है, और ये है दिल्ली। अब भंडानकों का काम था लूटपाट करना, तो भंडानक सतलज नदी के पास से आते थे, ये सतलज नदी के उस पार रहने वाली जाति का नाम था भंडानक। तो भंडानक चल दिए। अब ये बर्बर जाति थी एकदम, इसका काम लूटपाट था। तो ये इधर भारत की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। पहले तो पूरा भारत ही एक था, यहाँ तक पाकिस्तान तो बना है 1947 को, तो पूरा भारत ही था। तो भंडानक आते हैं। तो अब देखिए, जो गद्दी पे बैठे हुए पृथ्वीराज हैं, अब 1182 ईस्वी की घटना है ये, 1182 ईस्वी, और ये भंडानक जाति से पृथ्वीराज चौहान ने भयंकर लड़ाई लड़ी और भंडानकों का क्या कर दिया, दमन कर दिया। कहने का मतलब भंडानकों को, विशाल भंडानकों की विशाल सेना थी, विशाल सेना, और पृथ्वीराज धड़ ने उन भंडानकों का दमन कर दिया। इस चीज से इसका नाना खुश हो जाता है और दिल्ली का साम्राज्य भी किसको दे दिया जाता है, पृथ्वीराज धड़ को। दिल्ली के शासक भी कौन बन गए, पृथ्वीराज धड़। दोस्तों ध्यान रखना,
अब हमारी दो राजधानियां बन चुकी हैं। पहली राजधानी हमारी है अजमेर और दूसरी राजधानी है दिल्ली। तो मैंने आपसे विग्रह राज्य पढ़ाया था, तो वहां मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि दिल्ली को सर्वप्रथम जीतने वाला चौहान वंश का शासक है, दिल्ली तक साम्राज्य फैलाने वाला तो विग्रह राज चतुर्थ आ जाएगा, और दिल्ली को राजधानी बनाने वाला शासक अगर पूछा जाए तो पृथ्वीराज थर्ड कर देना चौहानों के लिए। तो अब हमारी राजधानियां कितनी हो गई? दो। तो मैं यहाँ राजधानी लिख देता हूँ, राजधानी हमारी हो गई हैं दो, और पहली है अजमेर और दूसरी है दिल्ली। ये ध्यान रखने हैं, आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। अब देखिए भंडानकों का दमन किया, नाना बड़ा प्रसन्न हुआ, नाना ने दिल्ली का साम्राज्य दे दिया। इस बात की जलन जो होती है, बताइए वो किसको होती है? वो हमारे यहाँ पर है कन्नौज, और यहाँ पर है हमारा, मैं यही बना देता हूँ कन्नौज, थोड़ा नीचे बनाते हैं, दिल्ली, दिल्ली कन्नौज जयचंद, और यहां बना देता हूं मैं महोबा। काम का है, महोबा पड़ता है यूपी में, शासक था परमार्दी देव। अब देखिए, अब हम अपनी फौज को दो जगह लगाएंगे, दो राजधानी हो गई, तो अजमेर भी लगाएंगे और कहां लगाएंगे? दिल्ली भी लगाएंगे। तो हमने अपनी फौज को अदला बदली कर रहे हैं हम। तो 1182 में हमने भंडारनाकों का दमन कर दिया, अब हम अपनी फौज की अदला बदली कर रहे हैं। तो हमारी फौज का जो रास्ता था वो आने का, वो ऐसे था, यूं वो अजमेर आती थी, तो यहाँ महोबा राज्य पड़ता था। कौन पड़ता था? महोबा। अब हमारी जो फौज है वो कहाँ से आएगी? हमारी फौज की अदला बदली हो रही है, तो हमारी टुकड़ी आ रही थी, और उस टुकड़ी पर यहाँ महोबा के शासक परमार्दी देव चंदेल, ध्यान रखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में बहुत ताकतवर था ये, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटी। तो देखिए, अब हमारी पृथ्वीराज थर्ड की फौज आ रही थी, तो भंडारकों ने, और सॉरी चंदेल वंश के कुछ सैनिकों ने हमारी आती हुई सेना पर और महोबा की सीमा में आक्रमण कर दिया। दोस्तों, आक्रमण कर दिया तो कुछ सैनिक बचे, और बच कर के और कहाँ पहुंचते हैं? पृथ्वीराज के पास में, महाराज बचाओ, महाराज बचाओ, महाराज बचाओ। क्या हुआ कि महाराज हम पर तो महोबा की सेना ने आक्रमण कर दिया, बिना पत्र लिखे, महाराज बिना पत्र लिखे। तो पृथ्वीराज को बड़ा गुस्सा आया, और पृथ्वीराज ने पत्र लिख दिया, किसको? परमार्दी देव चंदेल को। तो परमार्दी देव चंदेल को पत्र लिखा कि भाई हमारी सेना आ रही थी, आपने आक्रमण किया क्यों? तो दोस्तों, तो परमार्दी देव चंदेल का जवाब था कि राजा का, ताकतवर राजा का काम युद्ध लड़ना होता है, ठीक है। तो इसने जो पत्र वापस लिख दिया कि राजाओं का काम युद्ध लड़ना है। तो गुस्सा किसको आया? इस पृथ्वीराज को। और अब जो मैं व्यक्ति लेकर के आ रहा हूँ, बहुत ध्यान रखना है आपको। पृथ्वीराज चौहान की, जिसे मैं बुद्धि कहता हूँ, पृथ्वीराज चौहान की बुद्धि। देखिए, पृथ्वीराज चौहान की भुजाओं में बहुत ताकत थी, लेकिन उसके पास में जो दिमाग था वो उसी का एक बहुत अच्छा दोस्त, उसका नाम था चंद्रवरदाई, जो मैंने आपको बताया था राजपूत उत्पत्ति के सिद्धांत में, चंद्रवरदाई। तो चंद्रवरदाई से चर्चा हो रही है महाराज की, पृथ्वीराज चंद्रवरदाई से चर्चा कर रहे हैं कि चंद्रवरदाई क्या करें, हम महोबा के शासक ने हमारी सेना को और आते हुए घेर लिया था। तो दोस्तों, खतरनाक, उस टाइम पे खतरनाक था पृथ्वीराज थर्ड। तो चल दिया अपनी सेना को लेकर के, और पत्र लिख दिया कि ठीक है, जब तेरा काम युद्ध लड़ना ही है तो मैं अपनी सेना को लेकर के जा रहा हूँ। अब ये देखिए परमार्दी देव, इसको एक घमंड क्यों था कि इसने ऐसा पृथ्वीराज को क्यों कहा? इसके पास में दो वीर सेनापति हैं, एक का नाम है आल्हा और एक का नाम है उदल, दो वीर सेनापति। इसके पास में टोटल 11 सेनापति थे, 11 खतरनाक वाली। लेकिन इसकी आदत थी, इसने सारे के सारे जो खतरनाक योद्धा थे उनको आपस में ऐसे भिड़ा के रखता था ये। तो ये आला उदल भी इसके साम्राज्य को छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन जब ये पत्र आया पृथ्वीराज का, तो परमार्दी देव को थोड़ा सा डर लगने लगा। तो परमार्दी देव ने अपने वीर सेनापतियों को फोन कर दिया, कहने का मतलब पत्र लिख दिया। पत्र में लिखा कि भाई अब की बार आप मेरा सहयोग और कर दीजिए, लास्ट बार। तो आला उदल कहते हैं कि हमने राजा का नमक खाया है, इसलिए हमें महाराज की सहायता करने के लिए चलना चाहिए। तो ये चले आते हैं और युद्ध अब शुरुआत हो रहा है। देखिए, हमने 1182 में भंडारकों का दमन किया। मैं दोबारा से यहाँ ले रहा हूँ 1182, दूसरा महोबा और तुमुल युद्ध, ठीक है। परमार्दी देव चंदेल के सेनापति आला उदल, इनकी भुजाओं में ऐसी शक्ति थी कि ये अपने हाथों से, भुजाओं से उठा करके किसी भी चीज को
11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंक देते थे। कहने का मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य करते थे, इतनी ताकत थी इन लोगों में, इसलिए उनको घमंड था। तो अब ये आ चुके हैं आला उदल। अब जब युद्ध की सेना तैयार की जा रही है तो परमार्थी देव बड़ा टेंशन में है, बहुत टेंशन में। तो आला उदल ने पूछा महाराज क्या हुआ कि बहुत टेंशन है, वो तो बहुत शक्तिशाली है, उसके पास में 2 जगह की सेना है, दिल्ली की है और अजमेर की है। तो आला उदल के एक शब्द रहे हैं, तो ये शब्द काम के हैं हमारे बहुत ज्यादा। आला उदल बोले कि महाराज जब तक आला उदल हैं तुम्हें कौन सी परवाह पड़ी है। कहने का मतलब आला उदल है तब तक तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये युद्ध आ जाता है दोनों। देखिए तो अपने उसको लेकर के चला और महोबा में पृथ्वीराज चौहान ने महोबा में जिस स्थान पर अपना पहला पड़ाव डाला था उसका नाम है नारायण। ये ध्यान रखना है, महोबा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का पहला पड़ाव है नारायण। इस जगह पर पड़ाव लगाया, यहाँ से हमने सेना को और सजाना शुरू किया था। ये हमारा मुख्य केंद्र है महोबा के युद्ध में। और इधर से परमार्दी देव चंदेल आ गया। दोनों सेनापति, बहुत विशाल सेना दोनों तरफ से आ चुकी है। और अब एक नारायण, एक नरैना और पढ़ते हैं हम जयपुर में, नरैना जयपुर, ठीक है ना, दादूपंथी संप्रदाय की पीठ पढ़ते हैं ना वहाँ। ये नारायणा है, ये नारायण है, वो नरैना है, नारायणा या नरैना। तो यहाँ नारायण में हमने लगा दिया। अब हमारे ये सैनिक परमार्थी देव के सैनिक आला उदल चलते हैं। आला उदल ने क्या किया, बहुत विशाल भीड़ थी, आला उदल ने सैनिकों को पकड़ा, ऊपर फेंक दिया। अब ऊपर जाए सैनिक, नीचे नहीं आए, ऊपर जाए नीचे नहीं आए। तो पृथ्वीराज चौहान की सेना में खलबली मच गई। महाराज 2 खतरनाक खिलाड़ी हैं, खतरनाक वाले सैनिक हैं, वो तो सेना को समेटते ऊपर फेंक देते, नीचे आने का कोई काम नहीं है। उसने कहा अच्छा। तो पृथ्वीराज चौहान के पास में चंद्रवरदाई था। चंद्रवरदाई ने कहा कि महाराज ऐसे युद्ध नहीं जीता जाएगा, दोनों भाइयों को अलग अलग कर दो, 2 साइड में। तो एक आला इधर कर दिया, मान लो आला तो यहाँ हो गया और उदल को यहाँ कर दिया। अब देखिए होता क्या है, घेरा बनाया सेना ने, युद्ध चल रहा था, घेरा बनाया और इसको पूरे, पहले इसको घेरा, किसको, उदल को, उदल को घेर लिया और अकेले को घेर करके पूरी सेना ने उसको और मार दिया। इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, उदल की। उदल छोटा था तो इसकी मृत्यु हो गई। अब बहुत देर की बात है, युद्ध चल रहा था, तो उदल की मृत्यु का समाचार किसको पहुंचा, बड़े भाई आला को। तो आला सोचने लग जाता है और तब तक इस पूरी के पूरे जो यहाँ पर लड़ रहा था हमारे चौहानों की फौज इसे घेर लेती है और युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को उदल भी प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब दोनों की युद्ध में क्या हो जाती है, मृत्यु। तब ये दोनों खतरनाक लड़ाके जब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो दोस्तों परमार्थी देव क्या इस युद्ध को जीत सकता है क्या, नहीं। इसीलिए परमार्थी देव इस युद्ध में हार जाता है। दोस्तों ये दोनों को मारने के बाद, इनकी मृत्यु होने के बाद और महोबा युद्ध को जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान का नाम और ज्यादा खतरनाक हो गया था, ठीक है ना। इसलिए इसने यहाँ युद्ध को जीतने के बाद में और पृथ्वीराज चौहान ने एक उपाधि धारण की है, दल पोंगल। कौन सी, दल पोंगल, ठीक है ना, दल पोंगल, बहुत बड़े दल को हराने वाला दल पोंगल हो गया। यहाँ दल पोंगल की उपाधि हो गई। अब इसके बाद में हमने 2 युद्ध जीत लिए और हमारा नाम खतरनाक, अब हमारे सामने कोई नहीं है। दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए होता क्या है, यहाँ से आगे एक घटना और घटती है। अब इतना ताकतवर राजा हो गया था तो ये मामला क्लियर हो चुका है, इसको मिटा लेते हैं फिर पढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहां था भीम सेकंड, भीम सेकंड या मूलराज। अब शक्तिशाली हो गया था पृथ्वीराज, लेकिन एक दिन इसने किसी के मुंह से एक बात सुनी कि शक्तिशाली कितना भी हो जाए लेकिन इसके बाप के हत्यारे अभी घूम रहे हैं। पृथ्वीराज को यह बात बहुत बुरी लगी। और दोस्तों क्योंकि इसके पिता की सोमेश्वर की हत्या भीमदेव ने ही तो की थी। 2 घटनाएं हैं भीम से युद्ध करने की। देखिए पहला, मैं युद्ध लिख रहा हूं आपका 1183-84 नागौर का युद्ध, नागौर युद्ध याद रखना, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था 2016 में। यहां पड़ता है आबू। आबू में राजा था, मैंने आपको सोमेश्वर में पढ़ाया था, परमार शासक सलख जैत्र सिंह।
उसकी पुत्री का नाम था इच्छन कुमारी। अब इच्छन कुमारी से प्रेम करता था कौन? ये भीम। लेकिन इच्छन कुमारी प्रेम करती थी पृथ्वीराज से। भीम ने इसको पत्र लिखा कि मैं तेरे को लेने आ रहा हूं, जबरदस्ती ले जाऊंगा अगर शादी नहीं करेगी तो दोस्तों इच्छन ने कहा पत्र लिख दिया पृथ्वीराज को, और पृथ्वीराज किसको ले जाता है? इच्छन कुमारी से शादी कर लेता है। पहला रीजन था आबू के सलक राजा की पुत्री इच्छन कुमारी। एक तो ये रहा इच्छन कुमारी, और दूसरा था बाप की हत्या का बदला लेना, या बाप या पिता की हत्या का क्या लेना? बदला लेना। ये दो रीजन रहे हैं। छोटे मोटे युद्ध बहुत सारे हुए दोनों के बीच में, भीम के बीच में, इसके बीच में। लेकिन अब जो युद्ध हो रहा है 1183-84 नागौर का, एक बहुत शानदार क्वेश्चन बना था, देखना आप। भीम की सेना आमने सामने, दोनों की सेना आमने सामने हो गई, भीम की भी हो गई और पृथ्वीराज धड़ की भी हो गई। मैं आपके क्वेश्चन भूल गया था, मैं उसे आपको बता दूंगा, लेकिन इसको पहले समझा देता हूं। देखिए, भीम भी आ गया, दोनों के बीच में हुआ पृथ्वीराज वर्सेस भीमदेव। भीमदेव के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में खतरनाक तरीके से लड़ाई लड़ी। ये हो रहा है चौहान और ये चालुक्य है। चौहान चालुक्य संघर्ष भी आ सकता है, आ चुका है, पूछा भी गया। तो चौहानों के बीच में और चालुक्यों के बीच में युद्ध चल रहा था। तो यहाँ पर लड़ाई हुई, खतरनाक युद्ध चल रहा था, और पृथ्वीराज ने नीचे पटक लिया किसको? इस भीम को, और बंद करना चाहता है तलवार से। ऐसे तलवार से यूं बंद करना चाहता था। तुरंत भीम ने कहा, महाराज मुझे माफ कीजिए, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि हम दोनों के बीच में युद्ध किस बात पे हो रहा है? तो इसने की बात कही थी पृथ्वीराज ने की, तूने मेरे पिताजी की हत्या की है। तो यहाँ पर भीमदेव ने एक बात बताई थी कि मैंने पिताजी की हत्या नहीं की, तुम्हारे पिताजी की हत्या तुम्हारे ही चाचा नागार्जुन, सुरजन और अपर गांगे के द्वारा करवाई गई थी। उसमें नाम मेरा लिया गया था क्योंकि मैं शक्तिशाली शासक हूं, तो उसमें मेरा नाम होना था कि भाई भीम ने और अजमेर के शासक को युद्ध में हरा दिया, इसलिए मेरा उसमें कोई नहीं था। तुम्हारे ही परिवार वालों ने तुम्हारे पिताजी को मिला करके मरवा दिया था एक षड्यंत्र के दौरान। लेकिन ये तो बात मेरी तरफ से, मैंने तुम्हारे पिताजी की हत्या नहीं की, अब आप जो चाहते हैं वो करिए। तो इस पृथ्वीराज चौहान ने और भीम को छोड़ दिया। दोस्तों, कहने का मतलब है चौहान और चालुक्य संघर्ष, जो एक गलतफहमी चल रही थी कि उसके पिता की हत्या भीम ने की है, तो गलतफहमी दूर हो गई, और दूर होने के बाद में चौहान चालुक्य संघर्ष हमेशा के लिए क्या हो गया? समाप्त। प्रश्न क्या पूछा गया था? किस युद्ध के बाद चौहान चालुक्य संघर्ष हमेशा के लिए समाप्त हो गया? तो 1183-84 नागौर के युद्ध के बाद ये पूरे तरीके से एकदम समाप्त हो जाता है। यहाँ तक का मामला, हमने भीम को भी पराजित कर दिया। उसमें मुख्य ये भी रहा है, बाप की हत्या अगर नहीं आए तो इच्छन कुमारी, जो आबू के सलक राजा, आबू सिरोही में पड़ता है, आबू के राजा परमार शासक सलक जयत्र सिंह की पुत्री थी। ये सलक जयत्र सिंह किसका था? भाई, दोस्त था सोमेश्वर का, जो इसी को लेकर के और मरवा दिया गया था इसी षड्यंत्र के तहत। इसके साथ, इसका ही तो साथ देने के लिए आया था। अब देखिए आगे चल रहे हैं 83-84 के बाद में हम अगला ही पढ़ते हैं 1185। छोटा सा टॉपिक है, ये समझना ध्यान से, लेकर के चल रहा हूं। पहले की बातें थोड़ी सी, ये है दिल्ली, ये है अजमेर, और ये है तुम्हारा कन्नौज। कन्नौज में जयचंद, अजमेर में पृथ्वीराज, अभी दिल्ली में अनंगपाल, मान लेते हैं अभी अनंगपाल तोमर जब तक। तो ये राजकुमारी अवस्था की बात है इनकी। जयचंद गढ़वाल को संयोग से एक पुत्री पैदा हुई थी जिसका नाम था संयोगिता। संयोग से पैदा हुई, नाम संयोग से पैदा हुई, नाम हमने क्या रख दिया? संयोगिता। जयचंद गढ़वाल के भी नाना दिल्ली में, पृथ्वीराज के भी नाना दिल्ली में। एक दिन क्या होता है, अजमेर के लिए गया हुआ है पृथ्वीराज भी, और ये शाही बाग है, और इधर से संयोगिता भी गई हुई है। यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, और मंदिर में पानी जल चढ़ाने के लिए आ रही है, और यहाँ पर
और स्नान कर रहे थे कौन? पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज को पहली बार संयोगिता ने देखा था जब दिल्ली में, तो उसे देख करके उसे प्रेम करने लगी। क्या करने लगी? प्रेम। देखा एक बड़ा सुंदर लड़का है, बॉडी बिल्डर है, अच्छा शानदार जबरदस्त है, प्यार हो गया संयोगिता को। दूसरे दिन फिर आई मंदिर में, वही दिल्ली की घटना पढ़ा रहा हूं मैं आपको। दूसरे दिन फिर आई, पृथ्वीराज वहीं नहा रहा था। तीसरे दिन फिर आई, पृथ्वीराज वहीं नहा रहा था। अब पृथ्वीराज को देखकर गाना गाने लगी, हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। 2-3 दिन ये गाना गाया उसके सामने। तो पृथ्वीराज चौहान सोचता है यार ये लड़की आती है गाना गाती है, पता नहीं किसके लिए गाती है। पृथ्वीराज चौहान को लगा कि ये मेरे लिए हो रहा है, देखूं तो सही। तो पृथ्वीराज एक दिन और उस पार्क में एक पेड़ की ओट ले लेता है, पीछे छुप जाता है और लड़की आती है। टाइम उसने दे रखा था कि 9 बजे स्नान करता है, तो 9 बजे आई, तो आज नहीं दिखाई दिया। तो संयोगिता को टेंशन, इधर उधर यूं देखने लगी चारों तरफ। तो पृथ्वीराज को पता लग गया कि ये तो मेरे लिए ही किया जा रहा है। अब पृथ्वीराज ने इसका बायोडाटा निकाला, पता लगा ये मैं तो इसका रिश्ते में क्या लगता हूँ? चाचा लगता हूँ, क्योंकि ये जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी और ये दोनों मौसी के लड़के हो गए और ये इसका चाचा लगेगा रिश्ते में। दोस्तों अब क्या है, संयोगिता को समझाना चाहता है कौन? पृथ्वीराज चौहान। तो देखिए अब क्या घटना घट रही है। घटना शादी को लेकर के चल रहे हैं, 1185 की डेट पढ़ रहे हैं। अब उससे पहले की थोड़ी सी घटना सुना देता हूँ। तो अब लड़की आती है, पृथ्वीराज चौहान मंदिर में, और मंदिर में चला जाता है, वो भी गंगा जल लेकर के शिवलिंग पर पानी चढ़ाने के लिए महादेव पर। और ये लीजिए साहब, आई लड़की, ये भी मंदिर में चला गया, ये यहाँ खड़ा है, लड़की यहाँ खड़ी है। लड़की इधर देख रही है, इसकी तरफ पानी चढ़ा रही है, पता नहीं पानी तो कहाँ जा रहा है, लेकिन वह पृथ्वीराज की तरफ देख रही है ऐसे और मुस्कुरा रही थी। तो पृथ्वीराज ने पूछा क्या बात है? उसने कहा कुछ नहीं है, हम आपको देख रहे हैं। उसने कहा मुझे क्यों देख रही है? कि हम आपसे प्रेम करते हैं। जब प्रेम की बात आई तो पृथ्वीराज का मूड एकदम खराब हो गया। उसने कहा जानती है मैं कौन हूँ और तेरा रिश्ते में क्या लगता हूँ? तो लड़की पागल हो रही थी ना प्रेम में। तो उसने कहा हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी ना पूछा कौन हो तुम। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने कहा और तेरी का, मैं तेरा चाचा लगता हूँ कि महाराज मैंने आपको बता दिया, हमने तुमको दिल दे दिया, ये भी ना पूछा कौन हो तुम। मैं ये रिश्ता हमारा नहीं हो सकता। उसने कहा महाराज देख लीजिए आप शक्तिशाली भी हैं, मैं आपसे प्रेम भी करती हूँ, और अगर आप मेरे से प्रेम नहीं करेंगे तो मैं, हमारे महल में बहुत पंखे लटके हुए हैं, ध्यान रखना मैं फांसी लगा के मर जाऊंगी और पत्र में लिख जाऊंगी कि पृथ्वीराज में इतनी ताकत नहीं थी कि वो मेरे से शादी कर सके, वो मेरे बाप से डर गया। उसने कहा देख ले आगे जाके बहुत दिक्कत आएंगी। क्यों? क्योंकि तेरा जो पिता है वो मेरे से चिढ़ता है, जलता है। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, दोनों में प्यार हो गया, प्यार हो गया। अब ये दिल्ली से और दोनों अपने अपने गांव आ रहे हैं। तो संयोगिता बोली कि 3 दिन तक अगर मन नहीं लगता है तो वापस दिल्ली में आ जाना। पृथ्वीराज इधर से आ गया, संयोगिता इधर से आ गई, मन नहीं लगा। तीसरे दिन बाद में चल दी यहाँ से संयोगिता, इधर से पृथ्वीराज चल दिया। जैसे ही संयोगिता जाने लगी तो जयचंद गढ़वाल उसका पापा पूछता है बेटा तेरे तो बेटा बीए के एग्जाम आ रहे हैं, तू कहाँ जा रही है? तो संयोगिता ने कहा पापा मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्राइवेट कर रही हूँ बीए। चल दी, यहाँ आ गई, इधर आ गई। इस बात की सूचना गुप्तचरों के द्वारा दे दी जाती है किसको? जो दिल्ली में घटना हो रही है संयोगिता के पिता जयचंद गढ़वाल को, कि महाराज अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहें क्या, कि जो आपकी लड़की है वो पृथ्वीराज चौहान से प्यार करती है, पृथ्वीराज चौहान उससे प्यार करता है। कहने का मतलब पृथ्वीराज ने आपकी पुत्री को फंसा लिया। दोस्तों इसका खून एकदम गर्म हो गया, लेकिन इसको भी भरोसा नहीं हुआ। तो इसने कुछ गुप्तचर और भेजे, जाओ और देख कर के आओ क्या ऐसी घटना है, और ऐसी घटना है तो फोटो खींच लाना। गए, दोनों ने देखा, पार्क में बैठे हुए थे, पार्क में वही मिले, दोनों के दोनों बैठे हुए थे। सूचना दे दी गई, संयोगिता को बुला लिया गया कन्नौज में। चुपचाप, पता नहीं लगा पृथ्वीराज को, और संयोगिता के स्वयंवर की व्यवस्था करवाई जा रही है। तो अब हम संयोगिता का क्या करेंगे? स्वयंवर। मिटा देता हूं मैं ये। अब देखिए ये है हमारा कन्नौज। संयोगिता का स्वयंवर का प्रोग्राम कर दिया। ये हमारा महल है, स्वयंवर का प्रोग्राम, स्वयंवर होना है। संयोगिता को यहाँ बंद कर दिया गया कमरे में।
हमारा पृथ्वीराज चौहान यहाँ है, अजमेर हम यहाँ पढ़ रहे हैं, और हमारी दिल्ली ये है। संयुक्ता को बंद कर दिया कमरे में। अब क्या घटना घटती है यहाँ से, स्वयंवर में सारे हिंदुस्तान के राजाओं को निमंत्रण दिया गया, लेकिन एक व्यक्ति को निमंत्रण नहीं दिया गया, एक राजा को, पृथ्वीराज को, क्योंकि वो ताकतवर था और उससे जड़ता भी था। जयचंद, शादी होनी है, स्वयंवर होना है सारे राजाओं को, तो लड़की जो खाना देने के लिए आती है उससे पूछती है संयुक्ता कि क्या हो रहा है, मेरे पिताजी कर क्या रहे हैं। कि कुछ नहीं कर रहे, बस 2-3 दिन में तेरी शादी हो जाएगी और तू ससुराल चली जाएगी, तेरा स्वयंवर हो रहा है। उसने कहा मेरे बिना पूछे? और हाँ, तूने काम ही ऐसा किया है, तुमने कर दिया ना कबाड़ा। उसने कहा अच्छा, तो कोई टेंशन नहीं है, तो मेरा तो पति बहुत ताकतवर है, मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो बहुत खतरनाक है, वो आएगा और मुझे घोड़े पे बिठा के ले जाएगा, मेरा बाप देखता ही रह जाएगा। उसने कहा अच्छा चलो देखते हैं। तो लेकिन किया क्या, और सुना महल में क्या चल रहा है, और इसके अलावा उसने कहा कुछ नहीं चल रहा है, तेरे जो प्रेमी है उसकी 2 मूर्तियां मेन गेट पर लगवा रखी हैं, तेरे पापा ने उसे द्वारपाल बना दिया गया है। दोस्तों, लड़की को शादी से दुख नहीं हुआ जितना दुख हुआ था किससे, इन मूर्तियों से। कि चल मेरे पिताजी ने उसे स्वयंवर में नहीं बुलाया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी बेइज्जती करने की उसको अधिकार नहीं है। तो लड़की बुलाई एक संयोगिता ने, कहा तो मेरी फ्रेंड है, हाँ एक काम करेगी क्या? क्या काम करूं? कि तू जा चुपचाप घोड़ा लेकर के और जा कर के स्वयंवर का निमंत्रण, मतलब मेरी तरफ से स्वयंवर का निमंत्रण महाराज को भी दे करके आ, और उनको पूरी सूचना बता देना। ठीक है, लड़की गई, पहुंच गई। सुबह महाराज का दरबार लग रहा था, महाराज बैठे थे दरबार में, घोड़ा रुका, घोड़े को देख करके महाराज की तरफ इशारा किया लड़की ने कि महाराज आपसे बात करनी, 2 मिनट आइए। उसने कहा बोल। कि महाराज मैं संयुक्ता ने मुझे भेजा है, मैं उसकी फ्रेंड हूँ, उसका स्वयंवर होने वाला है। उसका संयुक्ता शादी कर रही है किससे? कि महाराज संयुक्ता नहीं कर रही है, उसका पिता कर रहा है जबरदस्ती।